हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बिस्ट और आज हम करेंगे यायावर साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मंगोल कौन थे? तो देखो, मंगोल जो थे वो अलग अलग जन समुदायों का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातर, खितान और मुंची लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीले से भाषागत समानता के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इनका निकाय था वो भाषागत समानता के कारण जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। मंगोल जो थे वो कुछ पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। और ये लोग जो थे वो यायावर किस्म के लोग थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, एक स्थान पर टिकते नहीं थे लंबे टाइम के लिए। और इनका जो यायावरीकरण था वो मध्य एशिया की चारण भूमि यानी स्टेपीज में हुआ था। साथ ही साथ जो शिकारी संग्राहक लोग थे वो पशुपालकों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। और ये जो शिकारी संग्राहक थे वो पशुपालक की तुलना में गरीब हुआ करते थे। इसके बाद आपको क्वेश्चन है, मंगोल कबीलों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो देखो, मंगोल जो थे वो निर्जातीय और भाषाई रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी होने की वजह से पितृवंशीय वंशों में विभाजित थे। और मंगोल कबीले में कुछ पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे, लेकिन ये लोग कृषि नहीं करते थे। साथ ही साथ मंगोल कबीलों में धनी परिवार भी हुआ करते थे जो बहुत बड़े हुआ करते थे। ये जो धनी परिवार थे उनके पास पशु और चारण भूमि होती थी। और इन परिवारों की समृद्धि के कारण, मतलब इनके पास जो धन ज्यादा था, उस वजह से राजनीति में भी दबदबा इनका हुआ करता था और इनके अनुयायी भी ज्यादा थे। तो देखो, मंगोल कबीले के जो लोग थे वो आपदा के टाइम पे, मान लो कभी ज्यादा वर्षा नहीं हुई तो चारागाह की खोज में इनको भटकना पड़ता था और इस दौरान इनमें संघर्ष भी होता था। और ये जो लोग थे वो पशुधन प्राप्त करने के लिए लूटपाट भी करते थे। और ये जो कबीले के लोग थे इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि इनको पता था कि अगर हम अच्छे लोगों से, शक्तिशाली लोगों से संबंध बनाएंगे तो हम लोग बचे रहेंगे। तो इसीलिए ये लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए या आक्रमण से बचने के लिए या आक्रमण के टाइम पे मदद पाने के लिए शक्तिशाली कुलों से मित्रता करते थे और परिसंघ बना लेते थे। इसके बाद आपको क्वेश्चन है, मंगोलों के चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो देखो, मंगोलों का चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध था वो मुख्य रूप से स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी की वजह से था, जिससे उन्हें चीन से व्यापार करना पड़ता था और वस्तु विनिमय की आवश्यकता पड़ती थी। और ये जो व्यापार था वो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल था, जिसमें मंगोल जो थे वो खेती से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है और लोहे के जो उपकरण है वो चीन से लाते थे और इसके बदले में घोड़े, फर और शिकार का विनिमय करते थे। हालांकि व्यापारिक गतिविधि की वजह से दोनों पक्षों में तनाव रहता था, क्योंकि ये दोनों ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे और ज्यादा लाभ कमाने की आड़ में ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भी कर देते थे। अब देखो, मंगोल जो थे वो चीनी व्यापारियों को उत्तम शर्तें मानने के लिए विवश कर देते थे और कभी कभी ये जो मंगोल थे वो व्यापारिक संबंधों की परवाह किए बिना केवल लूट पर ही उतर आते थे। और इन लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती थी कि लूट के बाद ये लोग संघर्ष के क्षेत्र से भाग जाते थे, जिससे इनको कम नुकसान होता था। इसके बाद आपको क्वेश्चन है, चंगेज खान की हरकारा पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखो, चंगेज खान की जो ये हरकारा पद्धति थी वो एक तेज और प्रभावी संचार की प्रणाली थी, जिससे उनका जो ये विशाल साम्राज्य था उसमें दूर के क्षेत्रों तक भी संपर्क बना रहता था। इसके लिए वो लोग क्या करते थे, आवश्यक दूरी पर सैनिक चौकियां बना देते थे जहां पर घुड़सवार, संदेशवाहक और तेज घोड़े नियुक्त थे। और इस पद्धति में मंगोल यायावर जो थे वो अपने पशुओं का 10वां हिस्सा यानी कि कुबकुर कर के रूप में देते थे। और इस कर को वो लोग अपनी इच्छा से देते थे, क्योंकि इसमें उनका भी प्रॉफिट होता था। लेकिन जब चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इस पद्धति में कई सुधार किए गए, जिससे जो महान खान थे उनको अपने साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों की गतिविधि की जानकारी भी आसानी से मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान कौन था? मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां लिखिए। तो देखो, चंगेज खान जो था वो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और एक महान योद्धा था। इसका जन्म 1662 और मृत्यु 1227 में हुई और इसका असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खान ने विभिन्न मंगोल कबीलों को एकजुट किया और विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो कि एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से तक फैला। चंगेज खान की सेना की जो रणनीति थी वो उनकी क्रूरता और संगठन के लिए जानी जाती थी। और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने व्यापार और संचार के नए मार्ग स्थापित किए, जिससे सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा। मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धि के बारे में बात की जाए तो उसने मंगोलों को संगठित किया और लंबे समय से जो कबीलों के बीच ही लड़ाई चलती आ रही थी उसे खत्म किया। साथ ही साथ चीनियों द्वारा जो शोषण किया जाता था उससे मुक्ति दिलाई। साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया।
उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री जो थे वो अट्रैक्ट हुए। चंगेज खान के इस परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण जो है अन्य को पूरी तरीके से मिटा देता है। तो देखो, इसका मतलब है कि चंगेज खान को कुछ लोग एक महान योद्धा मानते थे और उसका समर्थन करते थे क्योंकि उसको एक साम्राज्य निर्माता के रूप में देखते थे, जबकि कुछ लोग उसे बहुत ज्यादा निर्दय मानते थे। और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि चंगेज खान बहुत ज्यादा क्रूर था और निर्दय था, लेकिन कभी कभी उसकी जो ये ताकत है और उसकी जो सफलताएं हैं उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता था कि जो उसकी नेगेटिव धारणा है उसे वो पूरी तरीके से दबा देता था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है मंगोलों की सैनिक प्रबंध पद्धति और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखो, मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। सेना में भिन्न भिन्न जाति के संगठित सदस्य थे। सेना में तुर्की मूल के और कैराइट जैसे पराजित लोग भी शामिल थे, जो कि अपनी इच्छा से इसमें सम्मिलित हुए थे। और ये जो सेना थी वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित थी, यानी कि ये 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाइयों में विभाजित थी। साथ ही साथ इस सेना में डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। जो व्यक्ति अपने अधिकारी की अनुमति के बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। और सेना की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो 10,000 सैनिकों की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है मंगोलों के काल में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं स्थापित हो गया। तो देखो, मंगोल जो थे वो विविध प्रकार के लोगों का जन समुदाय था और ये लोग जो थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एक स्थान पर टिक के नहीं रहते थे। मंगोलों में कुछ लोग पशुपालक थे और कुछ लोग शिकारी संग्राहक थे, लेकिन ये लोग कृषि नहीं करते थे। और इनकी जो पशुपालक और शिकार संग्रह अर्थव्यवस्था थी वो घनी आबादी के भरण पोषण के लिए काफी नहीं थी, और यही एक रीजन था जिस वजह से उस काल में नगर स्थापित नहीं हो पाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखो, शुरुआत में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका मतलब होता है विधि, अज्ञाप्ति या आदेश। यास जो थी वो एक प्रकार की नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में किरिलताई में लागू किया था, और इसे चंगेज खान की विधि संहिता भी कहा जाता है। और यसाक जो था वो प्रशासनिक विनियमों से जुड़ा हुआ था, जैसे कि आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। और ऐसा माना भी जाता है कि संभवतः यास जो था वो मंगोल जाति की ही एक प्रथागत परंपरा का संकलन था, और ये मंगोलों को समान आस्था रखकर जोड़ने में सफल हुआ, साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास भी प्रदान किया। और हम कह सकते हैं कि यास जो था वो एक शक्तिशाली सिद्धांत था जिसने मंगोल साम्राज्य की संरचना में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है मंगोल परिसंघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो, मंगोलों ने अपना एक परिसंघ बना लिया था, हालांकि ये परिसंघ बहुत छोटे और अल्पकालीन होते थे। चंगेज खान ने मुगल और तुर्की कबीलों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया था जो 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के ही बराबर था। हालांकि अट्टिला द्वारा बनाई गई परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थायी रही और चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी व्यवस्था बनी रही। और ये परिसंघ व्यवस्था इतनी सुदृढ़, इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप देशों की उन्नत शास्त्रों वाली विशाल सेना का भी मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने मुख्यतः इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित किया और जटिल कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय आवास वाले स्थानबद्ध समाजों पर भी कुशलता पूर्वक प्रशासन किया। हालांकि मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहन सहन के तरीके इनसे बिल्कुल अलग थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।